सुभाष अपने लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इसीलिए सुभाष हुक्मरानों की आंखों में चुभने लगे और क्रांतिकारी षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। ये वही जेल है जहां लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जैसे संग्रामियों को रखा गया था। मांडले मेरे लिए जेल नहीं, तीर्थ है। मैं तीर्थ पर निकला हूं। मांडले जेल नहीं, यातना गृह था। लकड़ी का बना लकड़कोट था। मौसम की मार पड़ती, बारिश का पानी अंदर घुस आता। कहां खड़े हूं, कहां बैठे। गिरता स्वास्थ्य और निमोनिया की मार झेल 3 साल की सजा के बाद वे एक मजबूत नेता के रूप में बाहर निकले। सुभाष युवाओं के चहेते बन गए थे। उनकी उपस्थिति युवाओं में जोश भर देती थी। गांधी जी जब एकांत में चिंतन कर रहे थे, तब सुभाष ने स्वतंत्रता संग्राम की गति को बनाए रखने में आगे बढ़कर योगदान दिया। मिल मजदूरों को संगठित किया, साइमन कमीशन का विरोध किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सुभाष युवाओं और श्रमिकों के चहेते बन गए। उनकी उपस्थिति सभाओं में जोश भर देती थी। अपने पिता के साथ चले संग्राम में तो सुभाष जीत गए, लेकिन स्वाधीनता संग्राम की भूमि पर राष्ट्रपिता खड़े थे। व्यास नदी का किनारा था और ऊपर स्वतंत्रता संग्राम का झंडा लहरा रहा था। गांधी जी ने संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा। सुभाष खड़े हुए और बोले, आप संपूर्ण बहिष्कार के लिए तैयार नहीं। काउंसिलों के बहिष्कार से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा सिद्धांत है, सब कुछ या कुछ नहीं। जब तक दलित, श्रमिक, वंचित संगठित नहीं होंगे, सविनय अवज्ञा कारगर नहीं होगा। गांधी जी के सविनय अवज्ञा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मतभेद की लकीर खिंच गई थी। सुभाष एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। 1 साल बाद जब छूट कर आए तो फिर जेल में डाल दिए गए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जब तबीयत खराब होने लगी तो रिहा करने के बजाय वियना भेज दिया गया। अजीब सिलसिला था। सुभाष की आजादी हुकूमत के लिए खतरा बन सकती थी। 1938 में जब इंग्लैंड में थे, तभी पता चला कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। नए इरादों और भविष्य के सपनों के साथ हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में पहुंचे और पूरे जोश से घोषणा कर दी, साथियों, धरती पर अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को पराधीन कर सके, और आने वाले वक्त में हम इसे सत्य करके दिखाएंगे। सुभाष नई सोच और जवां इरादों वाले नेता थे। वे भविष्य के सपने देख रहे थे। आजाद भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर कैसे चलेगा? दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के साथ कैसे खड़ा होगा? अपने ही लोगों के बीच सुभाष को शक की नजर से देखा जाने लगा। इसीलिए जब दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और जीत गए, तब कार्यकारिणी के सदस्यों में से अधिकांश ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार तक कह डाला। गांधी और सुभाष के नजरिए की खाई और गहरी हो गई। सुभाष गांधी जी से मिले, लेकिन खाई पाटी नहीं कर सके। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में बीमारी की हालत में भी जाना पड़ा। आंतरिक खींचतान और दम घोंटू वातावरण। सुभाष ने अप्रैल 1939 के कलकत्ता की बैठक में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने दूरदृष्टि वाला, विचारोत्तेजक युवा अध्यक्ष खो दिया था। सुभाष खिन्न थे कि जिस संगठन के साथ आंदोलन में उन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष लगा दिए, वहां इतना अविश्वास। तभी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने मधुर वचनों से उनके संताप को हर लिया। मैं उस पौ को फूटते देख रहा हूं जिसमें तुम्हारी राजनीतिक साधना शुरू हुई थी। आज तुम मध्याह्न के उस निर्मल आलोक में उद्भाषित हो रहे हो जिसमें शंकाओं का प्रवेश निषिद्ध है। मुझे लगता है तुम अपने मातृभूमि के लिए
नई रोशनी और उम्मीद के संदेश वाहक बनकर आए हो। आने वाली लड़ाई में उसका साथ शायद मैं न दे पाऊं। मैं केवल आशीर्वाद दे सकता हूं और विदा लेता हूं। आश्वस्त हूं कि देश के बोझ और दुख को तुमने अपना बोझ और दुख बना लिया है और देश की स्वाधीनता के रूप में उद्दिष्ट प्रतिफल उसे जल्द ही मिलने वाला है। स्वदेश के चित्त में नूतन प्राण संचार करने का पुण्य व्रत तुमने ग्रहण किया, इसलिए मैं अपना नाटक ताशेर देश तुम्हारे उत्सर्ग कर रहा हूं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष यूरोप में मौजूद थे। प्रवास ले रहे युद्ध बंदियों को लेकर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर दी। रेडियो जैसे आधुनिक संचार माध्यम को संघर्ष का माध्यम बना दिया और इस तरह आजाद हिंद रेडियो स्वरूप में आया। साथियों, भारत की मुक्ति का समय आ पहुंचा है। भारत उठेगा और गुलामी की उन जंजीरों को काट फेंकेगा जो जमाने से उसे जकड़े पड़ी है। भारत की मुक्ति के लिए एशिया और विश्व के अन्य देश भी आगे बढ़ रहे हैं। सिंगापुर जापान के कब्जे में था। नेताजी चलती लड़ाई में महीनों लंबी यात्रा करके समुद्र के रास्ते पनडुब्बी से जापान पहुंचे। पहली मुलाकात में ही जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने बिना शर्त मदद का मौका दे दिया। सुभाष के आजाद हिंद फौजी शिखर समान सिर ऊंचा किए खड़े थे। नेताजी के एक आदेश पर मातृभूमि पर बलि चढ़ने को तैयार। हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आजादी लेनी है। जब भारत आजाद होगा, तुम्हें स्थायी सेना बनानी है। सुरक्षा की ऐसी मजबूत बुनियाद खड़ी करनी है कि भविष्य में हमें कभी अपनी स्वतंत्रता न खोनी पड़े। मेरे वीरों, तुम्हारा उद्घोष होना चाहिए, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज भी अधूरी थी। आधी आबादी की भागीदारी के बिना संग्राम अधूरा था। नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कर दी। ये आजाद हिंद फौज की वीरांगनाओं का युद्ध दस्ता था। मार्च 1944 आजाद हिंद के सिपाही तैयार खड़े थे। जनरल कियानी ने आदेश दिया और जय हिंद दिल्ली चलो के नारे लगाते जोशीले भारतीय जवानों ने यूनिफॉर्म पर धावा बोला। आजाद हिंद फौजियों ने भारत की सीमा में घुसकर तिरंगा लहरा दिया। वहां कुछ ही दूर, उस नदी के पार, उन जंगलों से आगे, उन पहाड़ियों के उधर फैली है हमारे सपनों की धरती। जिस धरती में हम जन्मे थे, उसकी गोद में अब हम लौट रहे हैं। लहू को लहू बुला रहा है। उठो, हथियार संभालो, बढ़ते चलो, चलो दिल्ली चलो। इम्फाल सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गया था कि बेमौसम बरसात ने बढ़ते तनाव को रोक दिया। बरसात ऐसी थी मानो आसमान से बादल फट आता है। लगातार होती बारिश और पहाड़ में रसद की कमी हो गई। ब्रिटिश और अमेरिकी फौज बढ़ती चली आ रही थी। आजाद हिंद फौजियों को मिली आंशिक जीत के बाद भी लौटना पड़ा। आसमान से अमेरिकी बम वर्षक आग उगल रहे थे।
आजाद हिंद फौज के 25,000 से ज्यादा फौजी मारे गए और नेताजी को अपनी बची हुई फौज के साथ बैंकॉक लौटना पड़ा। साथियों, बेशक आजादी की लड़ाई का पहला दौर हम हार गए हैं, लेकिन ये सिर्फ पहला दौर है। लड़ाई के अभी और दौर आएंगे। भारत की आजादी का जब निर्णायक इतिहास लिखा जाएगा, आजाद हिंद फौज का उसमें सम्मानित स्थान होगा। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई के बाद हमारी स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय समाप्त हो गया। दुर्भाग्य से राष्ट्र के प्रति उनका सक्रिय योगदान भी यही समाप्त हो गया। लेकिन जनता की यादों में नेताजी अभी भी जिंदा थे। भारतीयों के इस यकीन से अंग्रेज खौफ से भर जाते। 1945 में लाल किले में चले इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल और 1946 के कराची से कलकत्ता तक हुए नौसैनिक विद्रोह तक नेताजी का डर अंग्रेजों पर बना रहा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नेताजी और आईएनए का यह संघर्ष सन 1947 को भारत की आजादी को साकार कर पूर्ण हुआ। समस्त भारत आज भी उनके योगदान के लिए कृतज्ञ महसूस करता है। কত বিপ্লবী